हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी और माई सेल्फ कार्तिकेय। और हम लोग आज के डेट पे एक नए चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लगाई अंत तक देखना है। इस चैप्टर को हम लोग एक बार में ख़त्म करेंगे और पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि जितना कम से कम टाइम में ख़त्म किया जाए। तो इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को नोट आउट करने बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने में कैपेबल्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का एक आउटलाइन बता देता हूँ कि चैप्टर के अंदर मेनली हम लोगों को 4 पॉइंट्स को ख़त्म करना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोसिस्टम्स हैं क्या, इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा समझेंगे हम लोग कि फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। तीसरा हम लोग समझेंगे कि आपके वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होते हैं। और चौथा हम लोग समझेंगे बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। ठीक, तो ये 4 पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम लोग जब भी चैप्टर का नाम सुनते हैं बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट, जब भी हम लोग चैप्टर का नाम सुनते हैं इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है बायोडाइवर्सिटी। सिंपल शब्दों में बोलें तो ऐसा जगह जहाँ पे जीवित चीज़ रहता हो। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ जीवित चीज़ों से रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर लाइफ और नॉन लाइफ यानी जीवित और मृत दोनों चीज़ें एक साथ रहती हैं। को इसी इंटरेक्शन को लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ के एक रिएक्शंस को एक तरीके से कह सकते हैं, एक साथ संबंध को सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों को इकोसिस्टम का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, विदाउट इकोसिस्टम हम लोग लिविंग थिंग की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर कैसे नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, आप गलत कह रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि सिर्फ शरीर में जान ही होना क्या है, जीवन जीना नहीं है। शरीर में जान होने के साथ आपके पास ऑक्सीजन हो, आपके पास लाइट हो, आपके पास आसपास एयर्स हो, वाटर्स हो, ये सभी जो चीज़ें मैंने बताई ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन इनका आपके साथ रहना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीज़ें हैं इकोसिस्टम के अंदर बच्चों 2 पार्ट में बांटी गई हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। कौन कौन से हैं? तो जो आपका इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम जो है आपका 2 पार्ट में, एक है आपका बायोटिक और एक है आपका एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक का मतलब जीवन और एबायोटिक का मतलब जहां पे जीवन ना हो। तो बायोटिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। तो हम लोग लिविंग थिंग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, फिर डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, फिर कंज्यूमर्स किसे कहते हैं, कंज्यूमर्स। ये चीज हम लोग समझेंगे किसके अंदर, बायोटिक के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें एबायोटिक के बारे में तो सिंपली चीज़ें हैं जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं, जैसे टेम्परेचर, फिर वेदर, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग हैं। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप्स, एक होता है आपका मैन मेड और एक होता है नेचुरल एबायोटिक। यानी नेचुरल एबायोटिक जो है, ये जो नेचुरल एबायोटिक है इसका मतलब होता है कि नेचर के द्वारा जो नॉन लिविंग थिंग दी गई है। तो इसका सिंपल मीनिंग हो सकता है माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, ये सभी क्या है, नेचर के द्वारा दी गई चीज़ें।
तो आई होप सो दैट आप लोग ये चीज़ें जो भी मैंने आउटलाइन दी हैं इस चैप्टर्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे और सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें आप लोगों की प्यार की बहुत आवश्यकता है। हमारा चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले थे बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो आप लोग सिंपल सा देखिए, बायोटिक और एबायोटिक का एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं पिक्चर में। पिक्चर बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जो जंगल है, ये देख रहे हैं आप, जो जंगल है जिसे नेचर खुद से बनाया है, नेचर ने खुद से एक एक चीज़ें को सेट किया, ऐसे चीज़ें हैं जो बायोटिक के अंदर है। ठीक है, और जितने भी एबायोटिक चीज़ें हैं जो कि जिस पे नेचर का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिसको ज़्यादातर कह सकते हैं कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो एबायोटिक में ऐसा नहीं कि सब चीज़ ह्यूमंस के द्वारा बनाया। एबायोटिक में जैसे घर, बंगले, गार्डन्स, ये सभी क्या हैं, मैन मेड है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग, ऐसे इन लोगों ने क्या किया, इन फ्लावर्स को सेट किया है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मैन मेड है, इस वजह से ऐसा सेट है। चीज़ें नेचुरली हैं, लेकिन ये सब मैन मेड बनाया गया है अपने हिसाब से एबायोटिक चीज़ों। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक और बायोटिक आप लोगों को सिंपल समझ में आ गया होगा। जो भी जीवित चीज़ें होती हैं वो बायोटिक होती हैं, और जो भी मृत चीज़ें होती हैं, मरी हुई चीज़ें होती हैं, वो एबायोटिक होती हैं। अब देखिए, मैंने बताया कि जो बायोटिक है उसको 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। बायोटिक को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोटिक के अंदर 3 चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहला है कंज्यूमर्स। तो सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है, कंज्यूमर का मतलब ऐसी चीजें क्या होता है जिन्हें जरूरत पड़ती है स्पेस, वाटर, ऑक्सीजन और फूड की। ठीक है, जैसे आपके ये आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं, फिश क्या है, कंज्यूमर। ठीक है, क्या करती है, कंज्यूम करती है पानी के अंदर से ऑक्सीजन और फूड्स को। अब हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स का सेंस है कि जो ये प्लांट है क्या है, ये ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिससे ये क्या कर रहा है, प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स है। और लास्ट में है डिकम्पोजर्स। जो भी सड़ी गली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लेट सपोज दैट कि ये चीजें क्या हो गई, कट के नीचे गिर जाती हैं, तो वहां पे होते हैं माइक्रोबैक्टीरियास, जो क्या करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। तो ये 3 चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों की तीनों चीजें बायोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बायोटिक मतलब जो भी चीजें जीवित हैं उन्हें बायोटिक कहा जाता है। बायोटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर और तीसरा है डिकम्पोजर। और ये तीनों की तीनों चीजें आप इस पिक्चर के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। जो फिश है जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, कंज्यूमर। जो प्लांट है जो ऑक्सीजन बना रहा है, फूड अपने लिए बना रहा है, वो क्या है, प्रोड्यूसर। और जो इनके द्वारा जो वेस्ट निकल रहा है उनको कंज्यूम करके खत्म कर दे रहा है, वो है आपका डिकम्पोजर। तो आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जो सनलाइट होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोगों को, जहां तक मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को, आप सभी लोगों को
फोटोसिंथेसिस जरूर याद होगा, क्योंकि वो क्लास 3 से 4 में 5 में पूछी जाने वाली चीज़ है, जो बहुत ही क्या है, कॉमन, बहुत ही इजी। तो आप लोगों को याद होगा कि जो सन होता है वो क्या करता है, एक लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, प्लांट्स के पत्तियों पे पड़ता है, और प्लांट की पत्तियां क्या करती हैं, सन की एनर्जी को पाकर वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इससे क्या मिलता है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो अपने फूड्स को क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर में जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पृथ्वी पे, वो कैसे कैसे एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कैसे उनको एनर्जी मिलता है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक चक्र चलता है। चक्र का सेंस क्या है कि एक साइकिल चलती रहती है, जिसमें जो चीज पैदा होती है और वो चीज क्या होती है, मृत्यु होती है, फिर पैदा होती है, फिर मृत्यु होती है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे कि यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे एक प्लांट है, और ये प्लांट क्या होता है, आगे चल के इस प्लांट को किस कैटेगरी में डाला गया, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए, ये हिरन के लिए। हिरन ने क्या किया, इसको कंज्यूम किया, ये कंज्यूमर है। ठीक है, कंज्यूमर है। अब ये जो हिरन है वो आगे चल के अगर डेथ कर जाएगा तो उस हिरन को कौन खाएगा, डिकम्पोजर। कौन खाएगा, डिकम्पोजर। और इस डिकम्पोजर पे खाने के बाद फिर सॉइल को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, और वापस से वो क्या करेगा, प्रोड्यूस प्लांट्स। और ये साइकिल जो है, ये बायोटिक साइकिल हमेशा चलती रहती है। इसलिए बच्चों आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि आप लोग याद रखें एक सिंपल सा एग्जांपल, जो कि ये है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर का और डिकम्पोजर का। तो क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो एनर्जी होता है वो फ्लो करता है। आपको पता होगा कि कभी भी जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, हायर से लोअर होता है। यानी देखिए, जो हम लोग फूड लेते हैं वो क्या होता है, एक फ्यूल के रूप में हमारे बॉडी को काम करता है। ठीक है, और हमारे इकोसिस्टम में सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, और इसी कनेक्शन के द्वारा जो फूड और एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में फूड चेन। क्या कहते हैं, फूड चेन, जो कि एक सीक्वेंशियल मैनर में हो, एक सीक्वेंस के फॉर्म में हो, उसी को क्या हम लोग कहते हैं, फूड चेन। और इस फूड चेन के भीतर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूं कि जैसे प्लांट जो होता है वो क्या है, सबसे पहला लेवल का ट्रॉपिक है। जो आपकी ये जो टिड्डे होते हैं, ये दूसरे नंबर का क्या है, ट्रॉपिक है। जो फ्रॉग्स होते हैं ये तीसरे नंबर के क्या होते हैं, ट्रॉपिक्स हैं। और जो ईगल है ये चौथे नंबर का क्या है, ट्रॉपिक्स हैं। इन सभी ट्रॉपिक्स में याद रखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि इनके लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन सभी लेवल्स को क्या किया जाए, टॉपिक। तो इससे इसको इसने कंज्यूम किया, इसको इसने कंज्यूम किया, और इसको इसने कंज्यूम किया, और आप देख रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, इससे 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 इससे। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल की एनर्जी के फ्लो को हम लोग कहते हैं क्या चीज, फूड चेन। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि फूड चेन किसे कहते हैं, फूड चेन। जो भी डाउट हो आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और पूरा का पूरा आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जो कि आपको डाउट होगी इस चैप्टर में फिर से बनाई जाएगी, उसके लिए आपके लिए स्पेशल। ठीक है, तो भूलिए नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग
कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला समझेंगे कि आखिर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कैसे होता है, ठीक है। तो सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को एक पिरामिड दिख रहा होगा, एक पिरामिड है, क्या है ये, एक पिरामिड है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एक पिरामिड लेवल का फूड चेन, ठीक है, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे टॉप वाला जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को समझना है कि कैसे 10% जो लॉ है वो काम करता है। तो 10% लॉ को बच्चों आप लोगों को एकदम याद कर लेना है बाय हार्ट कि 10% रूल होता क्या। तो मैं आपको समझाता हूँ 10% रूल क्या होता है। देखिए जो रेमंड लीडमैन है जो, उन्होंने ही 1942 में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग सिंपल कहते हैं क्या चीज़, 10% एनर्जी ट्रांसफर। उन्होंने इस 1942 में बताया था कि किस तरीके से जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, 10% ही ट्रांसफर होता है, बाकी 90% क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है हीट के फॉर्म में, या फिर जो लेने वाला है उसके अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या हो पाती है, उसको मिल पाता है। तो ये सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है कॉन्सेप्ट कि 10% रूल होता क्या, ठीक है। तो आप लोगों को 10% रूल समझ में आया। देखिए सिंपल सा यहाँ पर आपका एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे जो मान लीजिए एक सिंपल मैं आप लोगों को एक यहाँ पे नंबर लिख के बता दूँ। तो देखिए मान लीजिए कि जो ग्रास है उसके पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है, मान लिया। इसको खाया किसने, इसको मान लो इसने खाया है, हिरन ने खाया, तो हिरन को कितना मिलेगा, 100 जूल। फिर इसको मान लो हिरन को खा लिया किसने, शेर ने, इसको मिला कितना, 10 जूल। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोगों ने पिरामिड के ऊपर जाने लगे वैसे वैसे 10% रूल के हिसाब से क्या होने लगे, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होने लगा, कम होने लगा। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि जब भी फूड चेन देखेंगे तो फूड चेन हमेशा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। 3 या 4 से अधिक आप चैन नहीं देखेंगे, क्योंकि 3-4 के बाद क्या हो जाएगा, एनर्जी लेस, मतलब एनर्जी ना के बराबर हो जाएगा, कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ज़्यादा नहीं हो। इस वजह से ज़्यादातर हम लोगों को ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन 2 या 3 ट्रॉपिक लेवल पे ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक सिंपल आप लोग एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में कॉपी में अपने टीचर्स को समझाने के लिए लिख सकते हैं कि किस तरीके से रेमंड लीडमैन जो थे 1942 में, जिन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था 10% रूल, कैसे काम करता है। तो आई होप सो दैट आप लोगों को 10% रूल क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो फूड चेन होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, यानी एक तरफी होते हैं, कभी भी रिवर्स नहीं होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, यूनिलैटरल, एक तरफ, ठीक है। तो देखिए एक तरफ का है, अगर ये मल्टीलैटरल होता तो क्या हो जाता है, ये वेब बन जाता, क्या बन जाता, वेब बन जाता, जो कि फूड वेब हम लोग समझेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि आगे में फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो अब देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में क्या कर लेते हैं कि फूड वेब और फूड चेन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन दिया हुआ है, ठीक है। फूड वेब क्या होता है बच्चों, फूड वेब होता है कि जब क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाए, यानी जैसे मान के चलो कि मान लो
आगे मैंने बताया है, लेकिन एक आपको दिमाग में आइडिया के लिए मैं समझा देता हूँ। मान लो जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक वेव की तरह एक हमने क्या कर लिया, एक चार्ट बना लिया मान, ठीक है। अब एक चार्ट बना लिया तो मान लो क्या है, ये क्या है, ये ग्रास है, ठीक है, ये क्या है, ये मान लो ट्री है, ये क्या है, ये मान लो कोई और मतलब कुछ मिलेट मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है लॉयन, ठीक है, यहाँ पे है डियर, ठीक है, और डियर नहीं, इसकी जगह लिख लो आप काऊ लिख लो, यहाँ पे लिख लो गोट, यहाँ पे लिख लो बफेलो, यहाँ पे लिख लो डॉग्स, यहाँ पे लिख लो मान के चलो कि और कोई जानवर का नाम लिख लेते हैं जैसे जिराफ, ठीक है। अब इस फूड वेब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लेते हैं, अगर सपोज करते हैं कि अगर जो लॉयन है वो किसका शिकार करता है, मान लो गोट का शिकार करता है, ठीक है, नॉर्मली गोट का शिकार करता है मान लेते हैं, ठीक है। और अगर इतना शिकार किया कि ये गोट क्या हो जाए, यहाँ से खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, तो फूड वेव क्या होता है, इसमें जो जानवर होता है वो किसी और जानवर पे क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि जानवर की मरने की जो स्थिति होती है वो बहुत ही कम होती है, कम चांस होता है मरने का। लेकिन जो फूड चेन होते हैं उसमें क्या होता है, वो यूनिलैटरल होता है। अगर हम लोग किसी भी लेवल पे अगर एक भी जानवर को अगर रिमूव हम लोग करते हैं तो पूरी की पूरी ऊपर की जो लाइन होती है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी की पूरी डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, चलो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर में है क्या। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि किसान जो होता है वो अपने खेतों में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल करता है फसलों को अच्छा लगने के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स। क्या इस्तेमाल करता है, केमिकल पेस्टिसाइड। और उसमें एक एग्जांपल सिंपल सा मान लेते हैं DDT। DDT क्या है, एक केमिकल है जो कि प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, कीड़े पतंगों से बचाने के लिए। किसान ने क्या किया, इस पे दबा कर छीटा, जो कि DDT क्या है, पॉइजनस। लेकिन तभी भी किसान ने क्या किया, छीटा ताकि उसके फसल सुरक्षित हो। अब किसान ने तो डाल दिया वो केमिकल, अब वो केमिकल क्या होगा कि वो पानी के रास्ते कहाँ जाएगा, पानी के रास्ते दूसरे पानी की जगह पे पहुंचेगा। जैसे जहां पे और पानी इकट्ठा है, जहां पे बड़े लेवल पे क्या करते हैं, जीव जंतु रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक खेत से निकलकर पानी आसपास की नदी में चला गया, ठीक है। नदी में गया वो पानी, वो खतरनाक पानी, और क्या होगा वहां पे जो भी छोटे मोटे जीव होंगे उनके अंदर वो चला गया। अब उन छोटे मोटे जीव को कौन कंज्यूम करेगा, छोटी छोटी मछलियां। अब उन छोटी छोटी मछलियों को कौन कंज्यूम करेगा, थोड़ी बड़ी बड़ी मछलियां। अब उन बड़ी बड़ी मछलियों को कौन कंज्यूम करेगा, हम इंसान या फिर एक पक्षी, बड़ी पक्षी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी पॉइजनस मटेरियल का एक्युमुलेशन और ट्रांसफर एक छोटे लेवल से लगाई बड़े लेवल पे होती है, इसी ट्रांसफर को कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यानी जो टॉक्सिसिटी है, जो जहर है, वो क्या होता है, छोटे लेवल से शुरू होता है और टॉप जो ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी हायर लेवल का जो ऑर्गेनिजम्स होता है, वहां तक
पहुंचता है और उनके शरीर में क्या होता है, धीरे 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 इकट्ठा होता है और एक समय के बाद क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रभाव पड़ता है इनका। बर्ड्स में आप लोग देखेंगे कि जिनके बॉडी में एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, यानी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है, उनके जो अंडे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्री हैच हो जाते हैं। यानी उनके बच्चे जो समय होता है उनके अंडे को टूटने का, उससे पहले ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इतने कमज़ोर होते हैं उनके सेल और बच्चे पहले ही मर जाते हैं। तो ये था ऑल अबाउट आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का। तो समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो क्या करता है कि अपने दवाइयाँ छींटता है उन छोटे छोटे कीड़ों से बचाने के लिए, जहरीली दवाई लगाता है ताकि वो क्या कर सके, कीड़ों से बचा सके। लेकिन वही जहरीली दवाइयाँ क्या करता है, वो खुद कंज्यूम करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा फोटो है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, एप्पल और कैरेट, ये सभी चीज़ें एक टोकरी में रखी हुई हैं, जो कि एक बागान से हमने मान लीजिए तोड़ के लाया। अब सोचिए कि जो आपने खेत से तोड़ कर लाया है उसके अंदर जो आपके द्वारा दवाई डाली गई है उसके अंदर क्या होगा, प्रचुर मात्रा में होगा। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इन केमिकल्स का क्या करना चाहिए, अच्छे से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केमिकल्स का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और जब एक्यूमुलेट होगा तो वो हमें आगे चल के हार्ट अटैक और वेरियस टाइप के डिजीजेस दे सकता है। सो कभी भी आप लोग सब्जियां चाहे फल कुछ भी खाएं तो वॉश ज़रूर करें, वो भी हल्के गुनगुने पानी में, ताकि केमिकल्स जो भी हों वो निकल जाए। अब जो अंदर हो वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन जो बाहर सरफेस पे है वो निकल जाए। ठीक है, चल अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इंसान के द्वारा जो किया गया है ऐसे कार्य जिसको जो नेचर है वो कभी क्या करेगी, माफ नहीं करेगी। ऐसा मैंने क्या कह दिया, जी हाँ, ऐसा इसलिए कह दिया है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है, जिसको हम लोग अपना घर कहते हैं, पृथ्वी जो है इसके ऊपर एक शील्ड लगी हुई, एक कवच लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक शील्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर क्या हो चुका है, बहुत ही पतला हो चुका है। किस वजह से, इंसानी गतिविधियों के वजह से। तो इंसान ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो फ्रिज होता है, जो भी कूलिंग करने वाला इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का गैस पड़ा होता है, उसके अंदर स्पेशल एक गैस डाला जाता है जिसको कहते हैं हम लोग CFC गैस। ये गैस क्या करता है, कूलेंट का काम करता है, यानी ठंडा रखने में मदद करता है। और यही जो CFC गैस है, ये गैस जो निकलती है ये जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जाती है ओजोन यानी ओजोन लेयर यानी O3 के साथ रिएक्शन करती है और क्या कर देती है, जो ओजोन लेयर को क्या कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बताइए कि O3 से कैसे CFC रिएक्ट करेगा। तो सिंपल जान लो कि जो O3 होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्योंकि आपको पता होगा, यहाँ तक तो पता होता है कि जो O2 होता है वो क्या है, O2 क्या है, स्टेबल है, लेकिन जो O3 है जिसमें एक प्लस एक और O है, जो तीसरा ये वाला O है, वो अनस्टेबल होता है। यानी कभी भी किसी भी साथ क्या हो सके, मिलकर कोई केमिकल बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए क्या होता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के साथ मिलकर क्या बना देता है, एक जहरीली लेयर बना देता है, जो कि हमारे पृथ्वी को क्या करता रहता है,
इसका ओजोन लेयर पतला होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई समस्या कोई नहीं। अब देखिए, अब ये जो ओजोन लेयर है हमारा क्या करता है, सन के हार्मफुल रेडिएशंस को रोकता है, जो कि हमें बचाता है डायरेक्ट सन की लाइट पड़ने से। लेकिन अगर ये जो लगातार ऐसे ही हमारे अगर अर्थ के जो बाहरी जो कवच है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर अगर पतला होता रहा तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं, क्योंकि सन के डायरेक्ट हार्मफुल रेज बॉडी पे पड़ने की वजह से स्किन कैंसर का कारण जो है वो कॉमन हो चुका है। आप लोग इसके पीछे रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ही 10 से 15 सालों के अंदर इस केस का बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला है कि जो कैंसर के केसेस हैं, स्किन कैंसर के केसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़े, काफ़ी। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, जिसको हम लोग CFC कह रहे थे, ठीक है, ये जो CFC है इसको यूज किया जाता था, ठीक है, पहले के समय में। लेकिन जब एक मीटिंग हुई जिसको हम लोग कहते हैं UNEP, एक मीटिंग बुलाई गई जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल लाया गया जिसको कहते हैं हम लोग मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, या फिर पूछ सकता है कि CFC को बैन करने के लिए किस नियम के तहत बैन किया गया, तो आप याद रखेंगे मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया गया, CFC को क्या किया गया, इसको हटाने के लिए कहा गया कि CFC जो गैस है इस गैस की जगह किसी और गैस का इस्तेमाल किया जाए, ताकि क्या हो, फ्रिज के अंदर से निकल के जहरीली गैस जाके ओजोन लेयर से न टकराए। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये प्रोटोकॉल किया जाता है तो पूरी की पूरी दुनिया में जितने भी फ्रिज निर्माता हैं उनके द्वारा जो भी फ्रिज होते हैं उनके अंदर से CFC गैस को रिमूव कर दिया जाता है। तो याद रखिए मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कौन से संस्था ने दिया था, तो UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये देख लीजिए 1980 में क्या हुआ, बहुत ही पता चला, तगड़ा पता चला कि ओजोन लेयर में होल हो चुका है। फिर इसके जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हुआ है वो पता किया गया, CFC गैस है। CFC गैस को 1987 में UNEP एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल जो है वो आज तक हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम लोग किसी भी फ्रिज में CFC गैस का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ऐसे गैसेस जो कि ओजोन लेयर के साथ मिलकर कोई रिएक्शन ना कर पाए, अगर करे भी तो कोई भी पॉइजनस गैस ना बना पाए, ओजोन हमारा सेफ रहे। ठीक, चलो अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो कोई बता सकता है। तो देखिए, जो भी चीजें क्या हो जाए, नेचर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए, जो उसका कुछ ना बच पाए, जो खत्म हो जाए, पृथ्वी उसको अपने आप खत्म कर दे, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जिसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जैसे आपके वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, फिर घर का कपड़ा हो गया, चाहे कई सारी ऐसी चीज़ें हो गई, जूट का बोरी हो गया, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल, जिसको आराम से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया लगकर इसको खत्म कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो खत्म नहीं हो सकती, जिसको बैक्टीरिया नहीं खा सकते, जैसे प्लास्टिक बोटल्स, प्लास्टिक बैग, कैरी बैग्स और ग्लासेस हो गए, ये सभी चीज़ें क्या हो सकती हैं, कंज्यूम नहीं की जा सकती नेचर के द्वारा, इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरीज में डाला गया। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा क्या करेंगे, एक केस स्टडी करते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि किस तरीके से जो टी कप्स है वो ट्रेन में होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिक, कुल्हड़ और पेपर, इनके फायदे और नुकसान समझते हैं कि इनके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और अगर हम लोग इनको रेलवे में इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा बेटर रहेगा। तो आप लोग देखते हैं कि जो प्लास्टिक की जो कप्स होते हैं वो हाइजीनिक तो होते हैं, कन्वेक्टिव भी होते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा जो कूलर होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल तो होते हैं, आराम से नेचर में मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमारा जो उर्वरक यानी जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर जो पेपर कप्स होते हैं वो क्या होता है, उनके पास अच्छी क्वालिटी होती है, माने ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा मतलब एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है पेपर कप्स, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से प्लास्टिक से बना होता है जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं। तो इन सबसे सिंपल सा कॉम्प्लेक्स चॉइस है कि जो आपका ऐसा ऑप्शन तलाशना है जो कि क्या हो, बेस्ट हो। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सा जो प्लास्टिक रहेगा, मतलब प्लास्टिक वाला, कुल्हड़ वाला या फिर पेपर वाला, इन तीनों में से बेस्ट कौन रहेगा चाय को सर्व करने के लिए। ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो इसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं। जिसका भी आंसर होगा उसको हार्ट दे दिया जाएगा, वो माना जाएगा उसका सही आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और इसका एक सिंपल सा प्रूफ है ये। एक सिंपल सा प्रूफ देता हूं मैं आप लोगों के पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इस समय क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर चलने की वजह से क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो तेल के रेट है वो क्या है, ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अगर ये वॉर रुक जाए तो क्या हो सकता है, तेल सस्ते हो सकते हैं, जो कि बेनिफिट रहेगा सबको। लेकिन बेनिफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और उसका तेल सबको नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण तेल की मात्रा जो होती है मार्केट में कमी हो गई है। इस वजह से जो रेट, जो पार्टी, जो भी लोग हैं जिनके पास तेल पहले से है, उन लोगों ने रेट बढ़ाकर अपना प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया। तो एक सिंपल ही एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया से कई हजार किलोमीटर दूर रशिया भी क्या है, भारत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम चीजें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। 3 प्रिंसिपल को समझना है। सबसे पहला, जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड के अंदर वो सभी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी लोगों का कुछ ना कुछ क्या है, महत्व है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी फ्लो इट डज नॉट साइकिल, और दूसरा कहता है कि एनर्जी क्या होता है, बहता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी इज डोमिनेंट फोर्स। जो हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी हो क्या है, एक दमपूर्वक फोर्स है जो कि चीज़ों को क्या कर सकता है, बुरा से बुरा कंडीशन भी ला सकता है। इंसानी ऐसा होता ही है कि जो क्या कर सकता है, अच्छी खासी प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट कर सकता है अपने कर्मों से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना चाहिए। तो इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, कम से कम कूड़ा फैलाने चाहिए, कम से कम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और सबको 5 चौथा सबको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को भी अच्छा कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा और बेहतर बना सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये है सिंपल सा हमारा एनर्जी फ्लो जिसको हम लोगों ने समझ चुका है, फूड चेन, ठीक है।
10% लॉ भी समझ लिया आप लोगों ने कि जैसे जैसे एनर्जी ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे उसका 10% रूल के हिसाब से उसका एनर्जी कम मिलते रहेगा आगे वाले को। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि सन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि वो प्राइमरी को क्या करता है, जन्म देता है। प्राइमरी के बिना कोई भी लेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी क्या है, बेस है, बेस के बिना ऊपर कोई जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि मानव के द्वारा इतनी ऐसी ऐसी गतिविधियाँ की गई हैं जिससे क्या हो गया है, हमारे वायु प्रदूषण हो गया है, जल प्रदूषण हो गया है, ओजोन लेयर गड़बड़ हो गया है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो गया है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो बड़े लेवल तक इकट्ठा हो रही हैं जीवों के अंदर। ठीक है, फिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का क्या हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल कम हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। जिसका एग्जाम्पल है आपका जीता जागता दिल्ली। दिल्ली में देखा होगा आप लोगों ने कुछ महीने पहले कि बहुत बड़ा वहाँ पे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा वहाँ पे पहाड़ है, किस चीज़ का, कूड़े का। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है सिंपल कि जो ह्यूमन है वो किस तरीके से इनह्यूमन वर्क करता है अपने नेचर के विरुद्ध। अभी आप लोगों को नया नया न्यूज़ मिला भी होगा कि जो अमेजोन जंगल है वो क्या हो रहा है, कट रहा है। कट रहा है क्योंकि इंसानी भूख है। और आपको पता ही होगा कि जो अमेजोन जंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का लंग्स कहते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है, अमेजोन जंगल से। इसी के साथ चैप्टर का समाप्त, और मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो इसी आशा के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।